हरियाणा की यमुनानगर में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली में रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री ने अपना संबोधन भारत माता के जय घोष से शुरू किया। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे बाद यहां मैं आया हूं। यमुनानगर में यमुना का आशीर्वाद प्राप्त है। जब भी मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि यह किसानों की धरती है और मैं भी एक किसान हूं। भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली महिला कर्णब मल्लेश्वरी यमुनानगर से ही रही हैं। देश की हरियाणा खेलों की राजधानी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक नेता है, वह जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं मैं यहां नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। उन्होंने हरियाणा के लोगों से पूछा क्या यहां नफरत की दुकान है। लोगों के मना करने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने वाली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब हमें लगा कि हमारा बहुमत दोनों सदनों में है, हमने चुटकी बजाकर कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया। आज कश्मीर को भी वही दर्जा प्राप्त है जो दूसरे राज्यों को प्राप्त है। आज हमारी सरकार ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम किया है। श्री राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं मंच पर मौजूद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, मंत्री कंवर पाल गुर्जर, अनिल विज समेत कई लोगों ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। बोलिए भारत माता की। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जहां तक मुझे याद है लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। शायद बहुत पहले कभी मेरा आना इसी क्षेत्र में कहीं हुआ था। शायद इस स्थान पर तो मैं पहली बार आ रहा हूं। लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने यहां पर हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं यह मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहां से हमारे मित्र जिन्होंने कि लंबे समय तक संसद में मेरे साथ जिम्मेदारी संभाली थी और इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे, रतन लाल जी कटारिया। बहनों भाइयों, ज्यों ही मेरा कार्यक्रम लगा, सहज रूप से मेरे स्मृति पटल पर उनकी याद ताजा हो गई। छोटी बैठक हो अथवा बड़ी बैठक हो, एक भी बैठक ऐसे नहीं होती थी जिसमें रतन लाल जी कटारिया कुछ न कुछ अपने विचार न व्यक्त करें। और अपना विचार व्यक्त करने की रतन लाल जी कटारिया की जो शैली होती थी वह अद्भुत होती थी कि एक बार जब वह बोलते थे तो एक बार तो ठहाका लगाने के लिए सारे सांसद मजबूर हो जाते थे। ऐसे थे आपके सांसद रतन लाल जी कटारिया। उनके निधन के बाद मैं पहली बार आया हूं, इसलिए एक बार मैं जहां पर तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं पर उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। लंबे अरसे के बाद मेरा यहां आना हुआ है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए इस इलाके को मैं मानता हूं कि विशेष रूप से यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे बहनों भाइयों, जब भी मुझे हरियाणा आने का अवसर मिलता है तो मैं सच बताऊं कि मुझे बेहद खुशी होती है। और शायद बेहद खुशी इसलिए भी होती है कि मैं भी किसान परिवार में ही मैं पैदा हुआ हूं। मेरी भी आप जैसे ही खेती बाड़ी होती थी, मेरा भी कोई दूसरा व्यवसाय नहीं था। शायद एक तक किसान परिवार से होने के नाते, और दूसरा इसलिए कि हरियाणा की धरती ऐसी धरती है और हिमाचल प्रदेश इसके बगल की धरती और यह पंजाब, यहां से बड़ी संख्या में हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान यदि जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इस स्थान पर आने पर एक स्वाभाविक खुशी मुझे महसूस होती है।
और बहनों भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। और जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, बताया जाता है कि उनकी भी यमुनानगर यह कर्मभूमि रही है। खेलों में सर्वाधिक पदक यानी मेडल जीतने के कारण ही हरियाणा के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय खेलों की राजधानी है। इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसे राज्य में कोई कार्यक्रम होता है और वहां की जनता के साथ सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है तो हमें खुशी होती है। और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं यह भी आप सबको जानकारी होगी। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। 9 वर्षों में मोदी जी ने अच्छा किया है, खराब किया है, जितना करना चाहिए था उतना किया है, नहीं किया है। मुझसे बेहतर यदि कोई फैसला कर सकता है तो इसे हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, आप सब कर सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, 2014 में आपने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में हम लोगों की सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई थी। उस समय आपको एक उम्मीद थी, आपको एक आशा थी कि एक बार मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाकर देख लिया जाए। बहुतों को देखा, अब इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, आजमा लेते हैं कि कैसे सरकार चलाते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद 5 वर्ष तक उनके कामकाज को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, यह इंसान तो एक गजब का इंसान है, यह करिश्माई इंसान है। इसलिए 2019 में भी आप लोगों ने पहले से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में बनाई। पहले तो एक उम्मीद से आपने सरकार बनाई थी। और बहनों भाइयों, कभी उम्मीद टूट जाती है, आशा यदि कभी टूट जाती है, तब भी लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार हमारी आशा टूट गई, हमारी उम्मीद टूट गई, लेकिन आगे कभी न कभी हमारी आशा पूरी होगी, उम्मीद पूरी होगी। लेकिन 9 वर्षों के अंदर जो जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, बहनों भाइयों, जहां जहां मैं जाता हूं, जिन जिन भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भी जब भारतवासी हैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता का विश्वास अब मोदी जी के प्रति पूरी तरह से पक्का हो गया है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसी समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव के मैदान में उतरे थे। मैं उनके कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित हूं, उनके वक्तृत्व क्षमता से अच्छी तरह मैं परिचित हूं, उनकी नीयत से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं, उनके ईमान से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे याद है कि एक बार हम और वो दोनों लोग एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उस समय उन्होंने कहा, एक बात कही थी, तो मुझे लगा कि बात तो बहुत बड़ी बोल गई इन्होंने, लेकिन वह बात पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, यह तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आज भी यदि याद करता हूं तो उन्होंने कहा था, मोदी जी ने उस समय, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश को नहीं मिटने दूंगा, इस देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। और वह करके उन्होंने, मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी जन सामान्य में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, जो कहा था उसे करके उन्होंने दिखाया है। अभी हमारे अनिल विज जी आपके सामने विचार कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, कंवरपाल जी, कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। पहले बहनों भाइयों, दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत तो यह कमजोर देश है, गरीबों का देश है।
लेकिन आज यदि दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है। हमने जो कहा सो किया। अनिल विज जी आपको याद दिला रहे थे धारा 370 की, जम्मू कश्मीर की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 1951 उस समय जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी और हमको दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है अन्य राज्यों की अपेक्षा, हम उस विशेष दर्जा को यानी धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और जब जब चुनाव होता था तब तब हम अपने घोषणा पत्रों में उसे शामिल करते थे। लोग ये कहते थे कि ये जनसंघ वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जब चुनाव आता है तब इनको धारा 370 की याद आ जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, हमको दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो बहुमत नहीं मिला था, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा कि वह क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों में हमको लगा कि अब हमको हमारा बहुमत है, तो बहनों भाइयों हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया बहनों भाइयों। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जो भी कहा था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया। जहां तक अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करने की बात है, अपनी पुरानी विरासतें जो स्थान स्थान पर जो पड़ी हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। याद दिला रहे थे विज जी राम मंदिर का। मुझे याद है 1984 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना तैयार किया, तो उस घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार यदि बन जाएगी, बहुमत यदि हमको मिल गया, तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 के बाद लगातार हर 5 साल पर जनता कहती थी, भाई आपने कहा था, कब करेंगे आप लोग? इसको घोषणा पत्र में कहना अब बंद कर दीजिए। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने कि वह दिन आ गया। क्या आज आप जाकर अयोध्या की धरती पर देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों। और 24 जनवरी के बाद जाकर अपना शीश झुकाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। अपनी ऐसी प्राचीन स्मारक, प्राचीन मंदिर, बहुत सारे ऐसे जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आप चले जाइए महाकाल का मंदिर उज्जैन में, पहले का स्वरूप वहां का आपने देखा होगा और आज का स्वरूप आप जाकर वहां देख सकते हैं। आप चले जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जहां भी चले जाइए आपको बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। यानी जो कुछ भी कहा था बहनों भाइयों, हम लोगों ने अक्षरशः उसका निर्वाह किया है। आपने देखा होगा कि इस आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत के नेताओं पर से और इस राजनीति पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था और एक विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा हुआ था। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया मेरे बहनों भाइयों, तो केवल और केवल हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि हम जो कहेंगे हम वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। 2014 के पहले 10 वर्षों तक, उसके पहले भी रही है, आज़ादी हासिल होने के बाद भी पहला आरोप जीप घोटाला का लगा था। उसके बाद कई कोयला घोटाला और कई इस प्रकार के घोटाले, कितने घोटालों का मैं नाम लूं, कई घोटालों का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा था। इतना ही नहीं, उन घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, फिर भी सरकारें चलती रही बहनों भाइयों। लेकिन आज 9 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि
हमारे मोदी जी की सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो बहनों भाइयों, और एक व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप में पाया गया तो उसका स्थान सरकार में नहीं होगा बल्कि वह सरकार के बाहर होगा। यह संकल्प है हमारी पार्टी का।